चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रॉइड के कॉन्टिन्यूएशन डिस्कशन में चल रहे थे और उससे अगला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। किसी ट्रायंगल में सम ऑफ साइड्स जो है वो ग्रेटर होता है सम ऑफ मीडियंस से। ठीक है, इतना डिस्कस कर लिया गया था। सेंट्रॉइड में मतलब मीडियंस की प्रॉपर्टीज में और आगे बढ़ा जाए तो कुछ और चीज़ें मिलती। तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज और उसके रिलेटेड मीडियंस से प्रॉपर्टी एक साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मीडियंस की प्रॉपर्टी में अगला जो केस बनता है वो ये बनता है कि हम मीडियंस की लंबाई को निकाल पाएं कि किसी ट्रायंगल में अगर आपको साइड्स दी जाएं तो साइड्स की हेल्प से आप मीडियंस की लेंथ को काउंट कर सकें, निकाल सकें। इस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरम है जिसका नाम है अपोलोनियस थ्योरम, जिसका यूज किया जाता है। तो अभी हम मीडियंस की लंबाई निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम का प्रूवमेंट देखेंगे, ताकि अगली बार जब भी हमें मीडियंस की लेंथ निकालनी हो तो अपोलोनियस थ्योरम का सीधे इस्तेमाल कर सकें। ठीक, देखिए ध्यान से क्या है। तो हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ मीडियंस, लेंथ ऑफ मीडियन, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। लेंथ ऑफ मीडियन ब्रैकेट में लिखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। बातचीत बंद करो, सामने देखो। ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल है और इस एबीसी ट्रायंगल में हम यहां पर एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं डी हमारा एक पॉइंट है जहां पर हमने एक मीडियन ड्रॉ की है, एक त्रिभुज की एक माध्यिका खींची है। तो गिवन सिनेरियो में डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी बीसी का मिड पॉइंट है। और इस तरह आप कह सकते हैं कि एडी इज मीडियन। एडी जो है वो आपकी मीडियन है, एडी एक माध्यिका है। डी इज मिड पॉइंट और वेयर एज द एडी इज मीडियन। अब बात आती है इसकी लंबाई को लेकर, तो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी डी। यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए जिसका नाम हम ए ई रखें तो ठीक रहेगा। एम मिड पॉइंट जैसे लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ए ई हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रूफ देखिएगा ध्यान से। ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी पे कंसंट्रेट करो तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। जब ट्रायंगल आप ए बी पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल डायरेक्ट किया जाता है। हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना चाहिए। तो हम कह पाएंगे कि ए बी जो होगा उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर दिखाई देगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो ट्रायंगल ए ई डी को देखो। इसमें हम पाएंगे कि ए डी जो होगा उसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर के इक्विवेलेंट पाया जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर ट्रायंगल आप ए ई सी को देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ए ई सी इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। इसको देखो तो आप पाओगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सीई या ई सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरह हम यहां पाते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर 3 इक्वेशंस बनती हैं और जिनकी अलग अलग स्थिति है। क्लियर? ध्यान दिया जाए तो यहां पर वैसे हम यहीं देख लें। ऐसे देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो हमारा ई है वो कॉमन है, तो हम पाएंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख रहा है?
हमने सब्ट्रैक्ट किया एग्जैक्टली, या हम कह सकते हैं कि हमने ए स्क्वायर को रिप्लेस किया है। ठीक है, तो फिर यहां देखो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर ए की वैल्यू को यहां रखना है और यहां से भी ए की वैल्यू को हमने यहां रखा है। ए की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। तो आपके सामने हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर कुल मिलाकर देखेंगे तो आप यहां पहुंचे और ए बी और ए सी की स्थिति बनके तैयार हुई। अगर हम इसको और इसको देखें तो अब इसके बाद इसको हम इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा नाम दे दें अपने मन से, और उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर अल्फा और इक्वेशन नंबर बीटा को ऐड कर दिया जाए, तो ऐड करने पर हमारे पास बिना फिगर काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हमें इसको ऊपर लिखना चाहिए, नहीं तो समझाना मुश्किल होगा। तो इसके बाद का स्टेप एग्जैक्टली होगा फर्स्ट प्लस सेकंड अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन। तो आपके सामने आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा बगल में फिगर की हेल्प लीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको देखिए, बीई को देखो, बीई को देखो, उसको मैं लिख सकता हूं बी डी माइनस ई डी, इसको मैं लिख सकता हूं बी डी माइनस ई डी, बोलो सही। सी को मैं लिख सकता हूं सी डी प्लस ई डी, इसको मैं लिख सकता हूं सी डी प्लस ई डी। इस बात में कोई डाउट हो तो उठाओ। अब क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर्स लगे हुए हैं, तो क्योंकि होल स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो होल स्क्वायर्स ओपन होंगे, तो होल स्क्वायर्स का ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली पाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2AD स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर माइनस 2ED स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर तो BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर माइनस 2BD इंटू ED। फिर यहां आ जाओ CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस 2CD इंटू ED। सही है। अब इसके बाद की कैलकुलेशन देखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप स्टेप्स में ही नोट करेंगे, ठीक है। आपके लिए ये पहला स्टेप है, फिर ऐसे जैसे बढ़ता हूं, क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए ध्यान देना पड़ता है। यहाँ बात वापस आओ और यहाँ देखने का प्रयास करो, तो आपको एक चीज कुछ चीजें दिखेंगी कि जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो यहाँ से आते आते, तो अब आप इस कंडीशन में अगले स्टेप में कहोगे कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से, ईडी और ईडी खत्म, बीडी दिस, तो आपका 2AD स्क्वायर प्लस, हम यहां ऊपर लिख देंगे चूंकि BD बराबर CD कहने में किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि D तो भाई शुरुआत से मीडियन लेके चला हूं, तो D तो मिड पॉइंट है। अगर D को मैं मिड पॉइंट लेकर चला हूं तो BD को DC के बराबर या BD को CD के बराबर कहने में कहां से ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो यहां पर CD को BD या BD को CD लिखा जा सकता है, तो 2BD स्क्वायर। ठीक। अब एक बात और बताओ, अगर BD और CD आपस में बराबर ही हैं, अगर BD और CD बराबर, तो इन दोनों फिर अंतर क्या बचा, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे भैया, CD इंटू ईडी, लेकिन यहाँ पे BD इंटू ईडी, लेकिन जब BD CD बराबर है तो इसका X इंटू ईडी और X इंटू ईडी दोनों सेम हुए, और एक प्लस एक माइनस, दे विल बी एलिमिनेटेड, वो कट जाएंगे। सही है ये बात तो ठीक लग रही। तो इस कंडीशन में यहां तक पहुंच गया, बस यही हमारी अपोलोनियस थ्योरम है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम के अनुसार होता यह है कि माध्यिका के अगल बगल, माध्यिका के एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं
उनका स्क्वायर का सम। ठीक है, यहां पर जैसे हमने टू प्रूव नहीं लिखा था कंस्ट्रक्शन से पहले, मैं लिख सकता हूं यहां, ये टू प्रूव में हमारे सामने आएगा कि माध्यिका के अगल बगल वाली भुजाओं के स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमारा हमेशा इक्विवेलेंट होता है, हमेशा इक्विवेलेंट होता है टू ब्रैकेट माध्यिका का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का आधा। समझ रहे, बी ट्रायंगल है, तीसरी भुजा का आधा, क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, और ये जब पूरी भुजा पता होगी तो इसका एक आधा पार्ट ले लिया जाता है। ठीक, माध्यिका का वर्ग प्लस सम्मुख भुजा के आधे का वर्ग का डबल के बराबर होता है। वही प्रूवमेंट हमने किया है, यही अपोलोनियस थ्योरम है। इसको मुझे लगता है हमेशा कि इसमें कभी कभी किसी किसी बुक्स में ये किया गया कि उन्होंने बाद में एडी के लिए स्पेशली अंडर रूट करके फॉर्मूला बनाने का प्रयास किया, उसका कोई सेंस नहीं और क्रिटिकल होता है याद करना। ठीक है, और हम उससे कुछ प्रूवमेंट निकाल भी नहीं पाते, सिर्फ माध्यिका के लिए फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, और फिर माइनस नीचे बाई 4 एलसीएम लेंगे तो भाई बीसी बाई 2 लिखेंगे, फिर वो स्क्वायर हटेगा एडी का तो अंडर रूट लगेगा, वो अंडर रूट की फॉर्म में याद किया था। जगह जगह माध्यिका का फॉर्मूला लिखा देखेंगे, जब भी आप माध्यिका का फॉर्मूला कहीं देखेंगे तो इसी फॉर्मूले को और आगे सिंप्लीफाई किया, मतलब और आगे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी है, इसके आगे सॉल्व किया जाता है, तब एडी के लिए एक नया फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। जैसे मैं बी के सामने वाली भुजा को बी, सी के सामने वाली भुजा को सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट एडी, तो ठीक है बी डी जो है वो आपका ए बाई 2, तो ए बाई 2 का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बाई 4, फिर 4 इधर आएगा। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें फालतू का टाइम लगता है और कोई उसका सेंस नहीं है। इसलिए माध्यिका के लिए इतना ही याद रखो कि माध्यिका के अगल बगल वाली भुजाओं का वर्ग बराबर माध्यिका का वर्ग प्लस नीचे वाली भुजा के आधे का वर्ग का दुगना। ठीक, नोट कर लिखे। मुझे लगता है अपोलोनियस की लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे क्या? ये सी को सी डी प्लस ई डी, अरे वो कोई नहीं, इसको क्या लिखा है, ऐसे क्यों लिखा, इसको क्या लिखा है ये समझना है ना। देखो यहां बीई बराबर बी डी माइनस ई डी, फिर सी बराबर सी डी प्लस, नहीं है अभी भी, आ गया ना, वो ऐसे है ना, वो अपने मन से सोचना नहीं है। नोट करिए।
बोले। ये वो बता देंगे अभी, इसके बाद अगला स्टेप वही है तो वो दिखाते हैं अभी। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो बी डी सी डी स्क्वायर को काटा इसलिए क्योंकि तो ई डी सेम है और बी डी और सी डी बराबर है, तो ये कट नहीं जाएंगे, एक प्लस एक माइनस। भाई अगर मैं कहूँ -2xy और +2xy तो कट ही जाएंगे ना वो। आप एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, चेंज करके दिख के दिखाएं। हो गया ना। बोले बी डी की है, बिल्कुल हो सकता है। ये आप बी डी हाफ, मतलब वहां हमने बोला भी कि आप हाफ ऑफ द थर्ड साइड रखेंगे, वो बी डी रख लो, या बी डी सी डी के बराबर है, सी डी या डी सी जो भी कहो उसको, तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अपोजिट साइड के डी क्योंकि मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है तो चाहे बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं, डिस्टेंस इक्वल लेंथ की, सही है। तो ये अपोलोनियस थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल की कोई भी मीडियन निकाल सकते हैं। एग्री हैं इस बात से? कंफर्म? अब देखो आगे। अगर ऐसा है, अपोलोनी से पहले कोई जगह तो होगी नहीं, है? है, बहुत जगह है। तो एक्चुअली अपोलोनी से पहले की एक थ्योरम है, उसको सीक्वेंस में डालें, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या थी वो, मैं कल की सीक्वेंस खत्म हो गया क्या। एक थ्योरम छोटी सी है उसी के बाद में बारे में, कि किसी ट्राइंगल में माध्यिकाओं के का योग, माध्यिकाओं के योग का जो 3 गुना है वो भुजाओं के योग का 4, माध्यिकाओं के योग का 4 गुना जो है भुजाओं के 3 गुने के योग से बड़ा होता है। ठीक, चलिए देखो कैसे। अगर आप किसी ट्राइंगल में मीडियन लेते हैं, कि आपका एडी हो गई, या आपकी बी हो गई, और ये आपकी सी एफ हो गई, बोल देंगे थोड़ा एक लाइन की थोड़ा में बस खत्म हो जाएगी, सी एफ है, ये आपका जी पॉइंट हो गया। अब आप एक बात बताओ कि अगर मैं ट्राइंगल ए डी कॉमा बी कॉमा सी एफ आर मीडियंस, ये आपके मीडियंस हैं, ठीक है। अगर आप यहां कहें ट्राइंगल बी जी सी में अगर मैं कहूं बी जी प्लस सी जी इज ग्रेटर देन बी सी, तो हमें नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। अगर मैं इसी सीक्वेंस में कहूं कि ट्राइंगल ए जी सी में मैं जाऊंगा, ए जी सी में मैं जाऊंगा और मैं पाऊंगा ए जी प्लस सी जी, ए जी प्लस सी जी इज ग्रेटर देन ए सी। इसी तरह मैं कहूं ट्राइंगल ए जी बी में मैं जाऊंगा, ए जी बी में मैं जाऊंगा और मैं कहूं ए जी प्लस बी जी इज ग्रेटर देन ए बी, तो कोई दिक्कत समस्या है क्या? कंफर्म? इन सबको ऐड करो तो 2 ब्रैकेट ए जी प्लस बी जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, कुछ भी लिखो। अब देखो 2, ये आप ध्यान दीजिएगा, ए जी 2:1 के नियम से, 2:1 के नियम से क्या ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि दिस इज 2/3 ऑफ ए डी? बताओ,
अगर आपका सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है तो क्या इस बात से के लिए एग्री नहीं होना चाहिए कि आपका 2/3 ऑफ AD है? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम BG को देखें तो क्या BG को 2/3 ऑफ B नहीं कहा जा सकता? 2/3 ऑफ B नहीं कहा जा सकता? अगर मैं CG को देखूं तो क्या 2/3 ऑफ CF नहीं कहा जा सकता? बोलो सही है। इस परिस्थिति में ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA, कोई दिक्कत समस्या? कोई डाउट नहीं, कंफर्म। 2 का मल्टीप्लाई 3 ऊपर 4 AD प्लस B प्लस CF इज ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA। इस प्रकार हमको मिला कि किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का योग, हमने लास्ट एक थ्योरम प्रूफ की थी जो लास्ट टर्म पे इंड थ्योरम थी, वो थी किसी त्रिभुज में भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। लेकिन यहां हम क्या करें कि भुजाओं के योग का 3 गुना, माध्यिकाओं के योग के 4 गुने होने पर माध्यिकाओं के योग का 4 गुना बड़ा होता है। मतलब पहले ही उल्टा था, जब अरे लास्ट क्लास में सिद्ध किया था है ना कि ये छोटा होता है, लेकिन अगर इधर 4 का मल्टीप्लाई उधर 3 का मल्टीप्लाई हो तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला पार्ट में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। काम नहीं चलेगा, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, प्रूवमेंट तो ऐसे समझना पड़ेगा। छोटा जो था उसमें अगर 4 का गुणा किया जाए, जो बड़ा था उसमें 3 का गुणा किया जाए, तो जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस रिजल्ट हमें मिलता है कि माध्यिकाओं के योग का अगर 4 गुना कर दिया जाए और भुजाओं के योग का 3 गुना किया जाए तो माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुने से बड़ा पाया जाता है। जहां इच्छा हो वहां लिख लो, इसको नोट कर लिखिए, फिर मैं अपोलोनियस वाली बात पे आगे कंटिन्यू करूं। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुने से बड़ा होता है। इन एनी ट्राइंगल 4 times the sum of medians is greater than 3 times the sum of sides। किसी त्रिभुज में भुजाओं के योग का माध्यिकाओं के योग का 4 गुना भुजाओं के योग के 3 गुने से बड़ा होता है। बस
हो गया, बढ़े आगे, नोट कर लेना। अब देखिए आगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने अपोलोनियस थ्योरम के साथ बात की, अगर हम किसी ट्राइंगल में हैं और हम उस ट्राइंगल की सभी मीडियंस को ड्रॉ कर लें, एडी, बी और ये सी एफ, एडी बी सी एफ हमारी मीडियंस हो गई। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम कहें कि ए बी स्क्वायर बाई अपोलोनियस थ्योरम, बाई अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, जिसमें हमने माध्यिकाओं की लंबाई निकालना समझा है, तो अगर मैं कहूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ब्रैकेट ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर, एक ही बात, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सही है। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम एक चीज और पाते हैं कि अगर हम लिखें कि इस वाली मीडियन बी के लिए, तो आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर या ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बराबर टू ब्रैकेट बी ई स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। फिर आप ध्यान दें, सी ए या ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू टू ब्रैकेट सी एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये हमारी तीनों इक्वेशन हुई जिसमें हमने अपोलोनियस थ्योरम से तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां निकालना समझा, ठीक है। किसी की लंबाई निकालनी होगी तो हम ट्रायंगल की साइड्स दिए होने पर माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें और तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, अगर हम तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर टू ब्रैकेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए या ए सी स्क्वायर, सही है, बराबर टू कॉमन यहां पर देखेंगे तो बी ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, सही है, ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, सही है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप ये पाएंगे ये इससे कट जाएगा। यहां पर ए डी स्क्वायर अपनी जगह, बी स्क्वायर अपनी जगह, सी एफ स्क्वायर मीडियन है अपनी जगह, प्लस क्या इसको बी सी बाई टू नहीं लिखा जा सकता? ए को क्या ए सी बाई टू का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? और क्या इसको आप ए बाई टू का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? तो अपने आप बात तो सही है। तो उस कंडीशन में हम पाते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर दैट्स इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4। बोलो बात समझ पा रहे हैं? यहां ध्यान दिया जाए तो 4 एलसीएम लेके हम इस तरफ आ जाएंगे, तो 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर प्लस 4 सी ए स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे 4 ए डी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 सी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सही है। अब ये वाले पार्ट उठकर इस तरफ आ जाएंगे, तो 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर 4
AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। इससे इंप्रूवमेंट आया कि माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने के बराबर होता है। और बड़े वाले में जब ये यहां पर स्क्वायर नहीं लगे होते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, ठीक। और अगर ये कुछ नहीं लगा होता तो ये वाले पार्ट बड़े होते हैं, है ना। तो ये 3 थ्योरम है जो आपस में एक दूसरे को बहुत कंफ्यूज करती हैं। 3 थ्योरम है जो आपस में एक दूसरे को काफी कंफ्यूज करती हैं, बट अगर आप तीनों को एक साथ देखेंगे तो समझ आएगा। साफ साफ भुजाएं माध्यिकाओं से बड़ी होती है, इसलिए भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। फिर उसके बाद अगर माध्यिकाओं को 4 गुना कर दिया, भुजाओं को 3, भाई छोटे वाले को 3 से गुणा किया, छोटे वाले को 4 से गुणा किया, बड़े वाले को 3 से किया, तो फिर माध्यिकाओं के योग का 4 गुना कर देने भर से भुजाओं के योग के 3 गुने से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में स्क्वायर लगा दें तो इक्वलिटी का केस आ जाता है। लेकिन सभी के प्रूवमेंट अलग अलग है, ठीक। तो आपस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब भी आए तो बस सीधे टिक करना होगा, या इसी पे क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है कि लंबाइयां दे दी, AD दे दी, BE दे दी, CF दे दी, AB BC CA दे दी, फिर एक पूछ ली बताओ उसकी रेंज बता दो, तो आपको आइडिया लगे कि नहीं 10 से तो बड़ी होगी, तो 10 से बड़ा एक आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं थ्योरम्स पे। तो जो ज्योमेट्री का ट्रेंड है वो कुछ ऐसे ऐसे था कि थ्योरम्स को डायरेक्ट पूछा जाता था, बट वो ट्रेंड मैं थोड़ा थोड़ा जाता देख रहा हूँ कि मतलब जब मैं पेपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पूछा वही जा रहा है, यदि पढ़ाया वही जाएगा, मतलब पूछा यही जा रहा है तो पढ़ाया ही जाएगा, इसको नहीं बदल सकता हूं। लेकिन पूछने का तरीका ऐसा किया जा रहा है कि आप अगर वास्तव में थ्योरम दिमाग में है तो आप वो सोच पाओगे, अदरवाइज नहीं सोच पाओगे। थ्योरम को डायरेक्ट पूछे ऑप्शन में देखे तो आपको याद आ जाएगा कि अपोलोनियस कराते समय सर ने डिस्कस कराई थी। लेकिन अगर इसी जगह हम ABBCCD सब देकर CF की रेंज पूछ लें, CF पूछ ले, एक त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं दे दें, दो माध्यिका दे दें, एक माध्यिका पूछ लें, और इसका मतलब आपसे चाहें कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ जल्दी हो जाएगा, तो फिर आपके पास बिल्कुल रटा रटाया तैयार होना चाहिए, तब आप लिंक कर पाएंगे। इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। तो लिखें, माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने के बराबर होता है इन एनी ट्राइंगल। In any triangle, 4 times the sum of medians, 4 times the sum of 4 times the sum of squares of medians, 4 times the sum of square of medians is equals to 3 times the sum of square of sides। माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना भुजाओं के वर्गों के योग के 3 गुने के बराबर होता है। नोट करें।
नोट कर लिया? तो ये अपोलोनियस रही, अपोलोनियस से रिलेटेड रिजल्ट रहे। अब हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गुरुत्व केंद्र जो होता है वो त्रिभुज का भार केंद्र भी होता है। जब भी किसी ट्रायंगल में गुरुत्व केंद्र की बात की जाएगी तो उसका भार केंद्र भी कहलाएगा, वहीं वहीं पर ट्रायंगल का वेट स्थिर होता है अगर हमें ट्रायंगल को रोकना हो तो। ठीक, थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के सिनेरियोज हैं, ठीक है, इस पे ये एक अच्छी थ्योरम, इस पे हर बार प्रश्न पूछे रहे। और जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि थ्योरम पे डेटा देकर प्रश्न पूछने का ट्रेंड है, तो इस थ्योरम पे कब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका एबीसी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पाया गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर पाया, ठीक है। ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट एम है और यहाँ पे एक पॉइंट एन है, ये मिला है इससे, ये मिला है इससे, सही है। और फिर आपने इसको इससे मिला दिया। तो गिवन सिनेरियो में क्या है कि ट्रायंगल आपका एबीसी है, पीक्यूआर है, में एंगल आर जो है वो आपका 90 डिग्री का है। एंगल आर मतलब समकोण त्रिभुज है। एंड एम एंड एन आर एनी पॉइंट्स, नॉट मिड पॉइंट्स, अभी मिड पॉइंट नहीं, एनी पॉइंट्स ऑन साइड्स, साइड्स पर कोई बिंदु है। गिवन सिनेरियो डायरेक्ट, मतलब इसके लिए कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, सीधे आप नोट करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आपके सामने हुआ। अब प्रूव क्या करना है उसी के। तो नाउ हम देखिए क्या पाते हैं। नाउ हम ये पाते हैं कि अगर हम ट्रायंगल पी आर एम, नाउ अगर हम ट्रायंगल पी आर एम पर कंसंट्रेट करें तो हम ये पाएंगे कि जो पी एम का स्क्वायर होगा वो आपका पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर के बराबर होगा। बात सही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर देखो ट्रायंगल क्यू एन आर में अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि क्यू एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर ये बात हम पहले जानते हैं कि ट्रायंगल एन आर एम में एम एन स्क्वायर इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। और अगर हम थोड़ा और देखें तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो कि हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहां तक आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो आपके सामने कुछ कुछ रिजल्ट्स आएंगे जिनको हम देखेंगे। तो देखेंगे आप ध्यान से तो आप पाएंगे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दें, अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो हम पाते हैं कि पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, देखो यहां राइट हैंड पार्ट में आएगा इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। बोलो सही है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? राइट हैंड पार्ट बस जोड़े गए, 4 पिन इन सबको लिख लिया। अब जरा देखो इसको, देखो फ्रॉम थर्ड और इसको देखो फ्रॉम फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में जाके देखो आर एन स्क्वायर आर एम स्क्वायर एम एन स्क्वायर और पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये ऑलरेडी है। तो हम कह पाएंगे कि देन पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर बराबर एम एन स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये आपके सामने क्या प्रूवमेंट मिला? ये प्रूवमेंट ये मिला कि अगर आप स्पेशली किसी राइट एंगल ट्रायंगल में होना
अगर आप स्पेशली किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होने पर ये ऐसा मिलता है। आप कहोगे माध्यिकाओं का संबंध क्या, माध्यिकाओं के संबंध से जुड़ी हुई थ्योरम है, तो दोनों एक साथ समझ लेते हैं कि अगर पी और एन मतलब इस जो हमारी राइट एंगल फॉर्मिंग साइड्स हैं उन पर कोई भी बिंदु एनी पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में इसका स्क्वायर इस सेगमेंट का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर नहीं आया तो सिमेट्रिकली पकड़िए, इसका स्क्वायर बराबर इस कर्ण का स्क्वायर प्लस इस कर्ण का स्क्वायर। क्लियर? ये अपने आप में एक प्रूवमेंट है जिसकी जरूरत पड़ती है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं इफ m and n आर मिड पॉइंट्स, अगर m और n जो हमने एनी पॉइंट लिए थे वो अगर स्पेशली मिड पॉइंट्स होते तो क्या हो जाता, तो हो ये जाता कि एमपीटी लग जाती। तो कौन सी थ्योरम लग जाती, एमपीटी। और एमपीटी लग जाने पर जो mn होता वो हाफ ऑफ pq के बराबर होता, mn जो होता वो हाफ ऑफ pq के बराबर होता। और इसी सीक्वेंस में आप ये कह सकते हो कि pq जो होता वो आपका 2mn के बराबर होता। ठीक, तो देखो एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं, पुट इन अल्फा, अगर रेफरेंस ले अल्फा में इसको पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो फिर इस कंडीशन में पीएम और क्यूएन याद रहे मिड पॉइंट्स होंगे तो याद रखें, तो फिर पीएम और क्यूएन मीडियंस कहलाएंगी। तब आप पीएम और क्यूएन को सामान्य नहीं डील कर सकते, तब वो आपकी मीडियंस होंगी, माध्यिकाएं होंगी। ठीक, तभी मीडियंस कहलाएंगी। अरे बोलो, अगर वो मीडियंस कहलाएंगे तो ऐसी कंडीशन हमने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर जब इसको जोड़ा जाएगा, जब पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो एमएन की जगह हम हाफ पी क्यू रखेंगे तो पी क्यू बाई 2 रखा जाएगा और इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, एक पी क्यू पहले था। तो देखो मैं सिंप्लीफाई करने में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, पी क्यू स्क्वायर जुड़ेगा 4 तो हो जाएगा 5 और 4 चला जाएगा इधर, तो आपके सामने 4 पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर बराबर 5 पी क्यू स्क्वायर। ये इस कॉन्सेप्ट पर पूछे जाने वाला सबसे सामान्य नियम है, जिसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना, कर्ण के वर्ग का 5 गुना होता है। ठीक, नहीं आया? अब इस इक्वेशन नंबर बीटा में है ना, अगर हम इसको पुट इन बीटा कर लें, पुट इन बीटा, वैसे इसका कोई सेंस बचता नहीं है इसके बाद, लेकिन फिर भी चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। अगर पुट करा जाए कि PQ को 2mn रख दिया जाए, PQ को क्या रख दिया जाए 2mn रख दिया जाए, तो यहां जब 2mn रखने आओगे तो 4mn स्क्वायर हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, तो 4 पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर बराबर 5 और 2mn mn का होल स्क्वायर या 4 कर लो 4mn स्क्वायर। तो आप 4 से 4 कट भी कर सकते हो, नहीं तो 20 बार याद कर सकते हो कि भाई उस कंडीशन में 4 पीएम स्क्वायर प्लस क्यूएन स्क्वायर बराबर 20mn स्क्वायर, मतलब 4 दिस तब ये 5 है, और अगर mn लोगे तो 20 हो जाएगा। बाकी 4 से कट कर सकते हो, लेकिन वो याद करना आपके लिए कठिन होगा, ये ज्यादा आसान रहेगा। ठीक, बोलो क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के केस। ठीक, ये सब नोट पॉइंट्स हैं जिनको आप धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे, तो बस ऐसे लिखिए।
हाँ तब तो था ही था। एमपीटी लगे तो हमें हाफ की जरूरत थी, तो हमने सिर्फ एम एन बराबर पी क्यू बाई हाफ लिखा, पी क्यू इंटू बाई टू लिखा, बट हमें यहाँ पैरेलल की जरूरत नहीं थी तो उसको हमने लिखा नहीं, वो होगा। नोट कर लिया। हो गया। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
एक और छोटी सी थ्योरम है माध्यिकाओं से संबंधित। जैसे अगर एक ट्रायंगल है, उसमें आपने मीडियंस ड्रॉ की और ये आपकी बी है और ये आपकी सी एफ है। बी और सी एफ जो है वो आपकी मीडियंस हैं, और आपने पाया ये कि बी और सी एफ ने जब एक दूसरे को काटा तो एक दूसरे को समकोण पर काटा, ऐसी कोई स्थिति बनी। आपने देखा कि जब आप किसी ट्रायंगल में हैं तो ट्रायंगल में आपने बी और सी एफ जब आपस में इंटरसेक्ट की तो आपकी ये स्थिति मिली कि बी और सी एफ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ऐसी कोई स्थिति मिलती है। तो आपने कहा कि देखो, अगर ऐसा कभी पाया गया कि गिवन सिनेरियो ये है कि ट्रायंगल एबीसी में जो आपकी बी एंड सी एफ, पहली बात तो मीडियंस है, एंड बी जो है वो आपकी सी एफ के परपेंडिकुलर पाई गई। ये पाया गया कि बी और सी एफ आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर पाई गई। तो हम क्या पाते हैं, तो सो नाउ तो देन हमारे पास कुछ स्थितियां बनती जिनको हम ध्यान दें तो एक रिजल्ट अच्छा सा आता है, जिससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। ध्यान दिया जाए, अगर मैं यहां पर ये वाली मीडियन को, अगर मैं यहां पर इस वाली मीडियन को 2x और x मानूं तो कोई ऑब्जेक्शन? द मीडियंस डिवाइड ईच अदर, है ना, द सेंट्रोइड 2:1, है ना। अब तो बात कॉमन हो गई। थोड़ा और देखते हैं आप, ये आपका सी एफ है, तो दिस इज 2y एंड दिस इज y। बोलो क्लियर? ये भी बात सही है। तो अगर आप इस बात पे देखते हैं तो ट्रायंगल बी जी एफ, बी जी एफ में 2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सी बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर, सही है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर, राइट एंगल के सामने, है ना, वही राइट एंगल प्रॉपर्टी। तो हमने कहा सही, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बाई 4। अभी यहीं रोक दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दीजिए। दोबारा देखिए, इसके बाद हम आगे देखें तो ट्रायंगल, अगला स्टेप, सी जी ई, सी जी ई, फिर वही कहानी, 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। उसी नियम से 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई 4। अब आपके लिए कठिन नहीं हो, अगर आप ये समझ गए तो सेम ये है, सी क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो उसको ए सी बाई 2 लिखा है, सब मीडियन है, एग्री है। अगर इस स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर ए बी प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप चाहें तो इधर भेज दें तो भी कोई समस्या नहीं। तो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर अल्फा, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब आ जाओ ध्यान से, ट्रायंगल बीसीजी, बीसीजी, ट्रायंगल बीसीजी में देखा जाए तो ट्रायंगल बीसीजी में हम ये बात पाते हैं कि भाई देखो ऐसा है
कि बीसीजी ट्राइंगल में बीसी स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर, नहीं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बीटा। अब अगर आपको समझना है तो बताओ, देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 5 बचेगा, चाहे रख लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए। तो यहां पर हम रख देंगे 5, पुट इन अल्फा। जब अल्फा हम पुट अप करेंगे तो आपका आएगा 5bc स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब ऐसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। जब किसी ट्राइंगल में मीडियंस एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर जाएं, तो ऐसी स्थिति में मीडियंस की जिस वर्टेक्स से जाती है सामने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग का 5 गुना होता है। लैंग्वेज का कोई सेंस नहीं है, बस प्रूवमेंट सामने देखिए। अगर इस फिगर को विजुलाइज करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। ठीक, नोट करें।
हो गया। तो आगे देखिए, तो अगर आप किसी ट्रायंगल में हो और आपको ट्रायंगल में उसकी माध्यिकाएं AD की लंबाई M1, BE की लंबाई M2 और CF की लंबाई M3 दे दी जाए कि लेंथ ऑफ मीडियंस, ये आपकी AD, ये BE और ये आपका CF। तो लेंथ ऑफ मीडियंस अगर हमें ट्रायंगल में उसकी मीडियंस की लंबाई दे दी जाए कि AD BE CF जो हमारी मीडियंस है उनकी लंबाई रेस्पेक्टिवली आपको दी गई, तो आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बता दीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि M1 M2 M3 को लेकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। M1 की लंबाई, M2 की लंबाई और M3 की लंबाई। ठीक है, हम मानते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम PQR आप रख लें। बात फिर समझिएगा, ट्रायंगल के अंदर मीडियंस तो इंटरसेक्ट करती, तो ट्रायंगल के अंदर मीडियंस कोई ट्रायंगल नहीं बनाती। ट्रायंगल के अंदर मीडियंस कोई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि दे आर इंटरसेक्टिंग, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगी। लेकिन अगर उनकी लंबाइयों को लेकर बाहर एक ट्रायंगल बना लिया जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में हम यहां देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by length of medians। माध्यिकाओं की लंबाइयों को जोड़कर, माध्यिकाओं की लंबाइयों को लेकर बनाए गए त्रिभुज के एरिया का 4/3 हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया होता है। इस बात का प्रूवमेंट भी है, बट वो प्रूवमेंट इतना लेंदी है कि उससे सीखने का कोई सेंस नहीं है। अच्छा, उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा हिंट बता रहा हूं, इसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, जैसे अभी आपने माध्यिकाएं सिद्ध करते समय बढ़ाया, फिर यहां पर एक पैरेललोग्राम बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया M1 M2 M3 के टर्म्स में निकाल करके फिर पुश किया जाता है, तब वहां 4/3 का प्रूवमेंट शो कर देता है। ठीक, अपने आप, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की कि बहुत लेंदी भी है, मतलब एक क्लास पूरी चाहिए, आधे आधे घंटे में लिखता रहूंगा लगातार, ये समझ लो। 15 मिनट के लगभग लिखने के लिए, 15 मिनट हम लिखेंगे, 15 मिनट आप लिखोगे, तो आधे घंटे चाहिए टोटल। लेकिन उससे कुछ भी सीखने लायक नहीं, तो आप इसको सीधे याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप कहेंगे तो मैं प्रूवमेंट टेलीग्राम पे भेज दूंगा, पिछली बार भी ऐसे ही भेजा, तो आप अपना नोट कर लेना। ठीक, तो आपके पास सामने ये जो है आपका ट्रायंगल ABC बना। हाँ, नहीं मतलब अगर किसी की व्यक्तिगत इच्छा होगी, नहीं नहीं भाई बता दीजिए दूसरा वाला, तो अपना नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रायंगल किस मीडियन से निकाला जाता है। ठीक, तो ये जरूरत पड़ेगा जब आपको ट्रायंगल में मीडियंस देकर उसका एरिया पूछेगा। वैसे ही मेंसुरेशन में का लॉजिक बनता है, लेकिन ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो एक बात तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा एक और भी सीखेंगे, फिर नोट करिए। जैसे अगर मान लो हम एक ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल में ये आपका ADB और CF मीडियंस हैं। ये माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं पाई गई, और तो आगे देखा जाए तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा G। अगर आप इसको मिलाएं, ठीक है, और इसको भी मिलाएं और इसको भी मिलाएं, ठीक है, तो प्रूफ ये है, टू प्रूव
कि ट्रायंगल DEF का सेंट्रॉयड भी G ही होगा। ठीक, अब देखो कैसे। अगर आप इस पॉइंट को सोचें कि जब इसने आके इंटरसेक्ट किया तो ये x हो गया, इसने आके इंटरसेक्ट किया तो ये y हो गया, इसने आके इंटरसेक्ट किया तो ये z हो गया। तो ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए कि आपने जो इंटरसेक्शन दिखाया वो आपका रेस्पेक्टिवली अलग अलग आपको दिखा। अब अगर यहां पर देखा जाए तो कुल मिलाकर हम ये पाते हैं कि ट्रायंगल ABC में ये इसके पैरेलल होगी। इस बात को बताने की अब जरूरत नहीं, ना लिखने की जरूरत है मिड पॉइंट थ्योरम के नियम से। तो ट्रायंगल आप चले जाओ ABD में। ABD में देखो पैरेलल तो हम पहले ही कर चुके हैं, ABD में पैरेलल तो हम कर चुके हैं। तो F इज मिड ऑफ AB एंड FX पैरेलल टू BD। ये इसके पैरेलल है क्योंकि मिड पॉइंट पहले लागू हो चुका है, वो हम पहले समझ चुके हैं कि मतलब जब मध्य बिंदु मिलाते हो जाए। फिर हमने कहा ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो FX पैरेलल है BD के, FX पैरेलल है BD के। इसलिए जब पैरेलल है मिड पॉइंट, इसलिए जो है FX इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD एंड X इज मिड ऑफ AD। याद रखिएगा ये बात, ये जो X इज मिड ऑफ AD है ये यहां हम यूज नहीं करेंगे, अभी आगे कुछ बताएं तो यूज करेंगे। ठीक, कि जब ये करेगा तो ये अपने आप ये भी जो है AD का मिड पॉइंट हो जाएगा। यहां मिलाएंगे तो ये जो X है वो AD का मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा। ABD ट्रायंगल में देखो तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा, तो ये जो माध्यिका है वो यहां पर समद्विभाजित हो जाएगी और साथ साथ FX जो है वो BD का आधा हो जाएगा। एंड ट्रायंगल ADC में आओ, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। ट्रायंगल ADC में आओ तो आप देखो E इज मिड ऑफ AC, जो E है वो AC का मिड पॉइंट है और पैरेलल तो भाई पहले से है। EX इज पैरेलल टू CD, ये इसके पैरेलल तो चली रही ना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब देखो ये मिड पॉइंट भी है पैरेलल भी है, या ये पहले मिड पॉइंट सिद्ध हो चुका है, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, तो उससे हम पाते हैं कि सो जो है जो EX होगी वो हाफ ऑफ CD के बराबर होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां से भी कह सकते हो कि X जो होगा AD का मिड पॉइंट होगा, वो हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड CD इक्वल्स टू BD, इसको मिला और CD BD बराबर हो, तो इसको सोचो फर्स्ट सेकंड मिलाओ, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो जो आपका FX है वो आपका EX के क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि X इज मिड ऑफ EF। अब कुल मिला के ये कंक्लूजन निकला कि जब आप ऐसा कर देंगे तो X AD का भी मिड पॉइंट होगा, X EF का भी मिड पॉइंट होगा। नहीं आया, अरे भाई यहां से आधा यहां से आधा, ये भी बराबर, तो ये बराबर नहीं होंगे। थेल्स का प्रयोग कर लो, लेकिन थेल्स में ये आधा नहीं मिल पाएगा, सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, इससे अच्छा है मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो इसका आधा, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया किसका, EF का। मतलब X जो हमारे पास है वो AD का भी मिड पॉइंट सिद्ध हुआ और EF का भी मिड पॉइंट सिद्ध हुआ। क्या यही व्यवस्था इस तरफ नहीं होगी कि जो Z होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका इधर से मिड पॉइंट होगा, इधर से मिड पॉइंट होगा? क्या यही व्यवस्था इधर नहीं होगी कि जो Y होगा वो इस माध्यिका का मध्य बिंदु होगा और इस वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा? तो हम इसका इसी तरह से इसमें कह सकते हैं कि इसी प्रकार, यहां आ जाओ, इसी प्रकार इन द सेम वे Z एंड Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ
डी एंड डीएफ। अगर एक्स मिड पॉइंट हो गया तो डीएक्स को आप इस ट्राइंगल की मीडियन नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, बताओ। फिर यहां जाओ, अगर डी का मिड पॉइंट जेड है तो क्या एफ जेड को एंड ई वाई को मीडियंस नहीं कहोगे? ये आपकी इक्वेशन नंबर बीटा। अब देखो फाइनल वापस आओ, अगर ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जी होगा, तो जी इनकी मीडियंस का भी इंटरसेक्शन पॉइंट सिद्ध हुआ। इसलिए जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है वही इस ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। ऐसा प्रोसेस अनंत तक जारी रह सकता है। इसका अर्थ हुआ कि ये प्रोसेस लगातार जारी रहेगा जब तक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लगातार मिलाते जाओगे तो हर नए ट्राइंगल का सेंट्रॉइड वही रहेगा जो हाँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्राइंगल एबीसी में डीईएफ को मिला दिया गया, ट्राइंगल डीईएफ का सेंट्रॉइड और ट्राइंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के बीच की दूरी ज्ञात करो। 0, क्योंकि वो तो एक ही बिंदु पर होंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 0 होगी। नहीं आया। फ्रॉम अल्फा एंड बीटा जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। तो ट्राइंगल डीईएफ का सेंट्रॉइड भी कौन है? जी है। अच्छा कुछ और लिखा था, ये समझ में आ गया पूरा? रिपीट तो नहीं करना है? ऐसे लिखना नोट पॉइंट। सब लिखा तो है ना पूरा, क्या उसमें लैंग्वेज लिखेंगे? नोट कर लिया होगा, नोट करेंगे।
हो गया। एक चीज और देख लो यहाँ पे, नोट करो पहले। नोट हो गया? अरे पूरा नोट हो गया। एक इक्वेशन थी अल्फा, एक इक्वेशन थी बीटा, है ना? इक्वेशन जो आपकी, कोई इक्वेशन नहीं थी एग्जैक्टली। तो एज, इसी के आगे इसी में सोचेंगे, एज वी नो, क्या हम ये भी जान गए हैं कि x इज मिड ऑफ AD, x इज मिड ऑफ AD, ये तो आप जान चुके हैं ना थोड़ी देर पहले। तो जरा AD के बारे में सोचो, या AD को थोड़ा ऐसे बना लिया जाए, मीडियन AD, ये आपका A और ये आपका D। इसमें कई सारे बिंदु दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा हमें x, एक बिंदु दिख रहा हमें G। इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको समझ लेना जरूरी है। अगर हम जानते हैं तो हम जानते हैं G 2:1 में बांटता है और ये 1:1 में बांटता है। मतलब पूरे को अगर सोचा जाए कि थोड़ी देर के लिए 6 यूनिट मान लें पूरी मीडियन को, तो ये जो x होगा वो कहेगा मैं 3 हूं और ये पूरा 3 है। सही है? और सेंट्रॉइड के नियम के अकॉर्डिंग इसे 4 और 2 में बंटना पड़ेगा। 2:1 का नियम, 2:1 का नियम बोलो। तो अगर 6 है तो 2:1 में जब बटेगा तो 4 और 2 में बट जाएगा। सही है? तो कुल मिलाकर दिमाग में रखिए कि अगर ये आपका 3 है, ये 2 हो गया, तो ये कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हम देखें तो AX रेशियो XG रेशियो DGD, बाकी कुछ भी पूछे तो आप दिमाग समझिए, तो 3:1:2, 3:1:2 में बढ़ता है। 2:1 तो अलग बात हो गई, ये आपका एग्जैक्टली 3:1 में डिवाइड होता है, 3:1 में। फिर ये 4 हो जाता है तो ये 2 हो जाता है। ठीक, ये भी एक प्रूवमेंट है, इसी के आगे नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, तो इस तरह जो है मीडियंस की थ्योरी पूरी तरह कंप्लीट। तो ये मीडियंस से संबंधित बात थी, जिसे सेंट्रॉइड मिला, फिर मीडियंस की अपनी प्रॉपर्टीज और उनके अलग अलग रूल्स, फिर मीडियंस का दिया है ना, कल से लेकर आज तक हमने इसको डिस्कस किया। ठीक, इसका हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ इनर सर्कल, अंतःवृत्त का केंद्र। सेंटर ऑफ इनर सर्कल, अंतःवृत्त का केंद्र। ठीक, अब जितना टाइम अकेले सेंट्रॉइड वाले पार्ट ने लिया कल से लेकर आज तक, उतना बाकी बचे हुए सारे केंद्र उनसे निकल रही प्रॉपर्टीज लगभग कल की क्लास में पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो कल क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आप बस पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करते रहें, बनाते रहें, समझते रहें। अगर कोई डाउट और भी आता है तो बेशक पूछ सकते होंगे। ठीक है, ओके, गुड ऑल ऑफ यू।